हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मार्च 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का भी डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट लिंक पर बात करेंगे। ये आपके सामने मार्च 2025 का पेपर है जो 3 तारीख को हुआ था। देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं, उस पर आप नजर डाल लो ताकि आपको मेन एग्जाम में सूचना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो पहली सूचना यानी हिदायत आपको दी गई है कि सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। ये कह रहे हैं कि जहां जहां आकृति बनाई हुई है वो क्या है, गद्य में यानी नज़म में या सबक में या फिर व्याकरण विभाग में, जहां जहां जरूरत है वहां पर आकृति बनाना कंपलसरी होता है, आपको बनानी होती है। आकृति यानी खाके, जैसे मुसल्लस दिया हुआ है या फिर ट्रायंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो आपको बनाकर लिखना जरूरी है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। आप जो बार बार पूछते हैं कि सर जब हम खाके बनाते हैं मराठी के पेपर में, हिंदी के पेपर में, तो हमको पेन का इस्तेमाल करना है या पेंसिल का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर क्लियर कट एक आपको सिचुएशन बताई गई कि पेन का इस्तेमाल करो। इनकेस बच्चों के पास को बहुत मुश्किल जाता है तो पेंसिल का इस्तेमाल कर दिए आपने तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटर है कि पेन का इस्तेमाल करो। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो रचना विभाग है यानी चौथा हिस्सा है उपयोजित लेखन, जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, गद्य आकलन, प्रश्न, ये सब पूछा जाता है, वहां पर आपको आकृतियां बनाना जरूरी नहीं है, बनाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत लंबे चौड़े सवाल होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपसे कहा गया है कि शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब लिखेंगे शुद्ध लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे और सुवाच्य के वो पढ़ते आना चाहिए ऐसा लिखेंगे, वरना जो लिख रहे वो पढ़ने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। अब आपके पेपर में 4 हिस्से होते हैं, जैसे इसमें विभाग 1 दिया हुआ है गद्य यानी सबक का हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा होता है पद्य, तीसरा हिस्सा होता है व्याकरण का और चौथा हिस्सा होता है उपयोजित लेखन का। तो हम गद्य से शुरुआत करेंगे। ये 2025 का पेपर आपके सामने है। अच्छा, आपने 2025 के अलावा पिछले 4 या 8 सालों के पेपर सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछले सालों के पेपर भी आप सॉल्व करके देख ले। ठीक है, मराठी का पेपर अभी आपका हुआ तो आपने देखा कि पिछले साल में से कितना ज्यादा उसने पूछा है, आपको तजुर्बा आ चुका है। इसलिए हिंदी के भी आप पिछले 8 साल के पेपर सॉल्व करके देख लो। 8 साल से सेम ही सिलेबस है और सेम ही पैटर्न है। और अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, उसको टच कीजिए। वहां पर आपको 8 साल के पेपर भी दिए हुए, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सामने उसके सॉल्यूशन यानी जवाब भी दिए हुए हैं। और एक पेपर है, तकरीबन पौन घंटे का पेपर आप है, वो एक दिन में 6 पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे आप कमेंट्स कीजिए, तो 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके उसकी लिंक दे दूंगा। आपको लिंक पर जाना है और वहां पर आपको पेपर सॉल्व करना है, जवाब भी दिए हुए, पीडीएफ भी दिए हुए। ओके, ये जो पहला पैराग्राफ है वो अनोखे राष्ट्रपति से लिया हुआ है। पैराग्राफ का कुछ हिस्सा इस पेपर पर दिया हुआ है, पेपर का दूसरा हिस्सा, पैराग्राफ का दूसरा हिस्सा दूसरे पेपर पर दिया हुआ है। और उसके ताल्लुक से यहाँ पर सवाल पूछा गया है हमसे, जोड़ियां मिलाकर फिर से लिखिए। 2 कॉलम है अ और आ। अब बच्चे क्या करते हैं, एरो का निशान लगाकर जोड़ियां लगाते हैं, जो कि गलत मेथड है, आपको नंबर नहीं मिलेगी उस पर से, आपको उसके सामने लिखना है। तो ये जो जोड़ियां लगाना है दिख रही बहुत इजी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तब जाके आपको मिलेगा। इसलिए ऐसे सवालात को जल्दी करने की कोशिश करना, वरना नेक्स्ट सवालात छूटने के चांसेस होंगे। वर्ण, उनका कलर कैसा था, तो हमको सबक यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर गेहुआ वर्ण, तो उनका कलर कैसा था, गेहुआ था, सांवला था, तो वर्ण के आगे हम लिखेंगे गेहुआ। और नाक, उनकी नाक कैसी थी, भारी, तो नाक के आगे हम भारी लिख देंगे। ओठ, ओठ इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है मोटे और सुडोल ओठ, तो कहाँ लिखा हुआ है मोटे और सुडोल, ये देखो यहाँ पर, तो हम उसके सामने लिख देंगे मोटे और सुडोल ओठ।
मुख, उनका चेहरा कैसा था? उनका चेहरा पहली लाइन में चौड़ा मुख था। मैं डायरेक्ट जवाब भी आपको बता सकता था, लेकिन पैराग्राफ में उसको ढूंढना ये जरूरी है आपके लिए। अब उसके बाद उसी पैराग्राफ पर यहां पर दूसरा सवाल पूछा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? दो ही लिंग है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, दोनों में से पहचान कर हमको लिखना है। तो यहां पर दिया हुआ है दृष्टि। अब दृष्टि ये शब्द स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? तो हमने लिखा है स्त्रीलिंग। क्यों? इसको पहचानने की एक आसान ट्रिक है कि जो लफ्ज आया ना उसको जुमले में इस्तेमाल करके देखो, सेंटेंस बनाओ। जैसे दृष्टि दूर जाती है, दृष्टि दिखाई नहीं देती है। आपने देखा होगा ती आ रहा है, यानी हम लेडीज के लिए जब इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का सेंस आ रहा है। तो ये दृष्टि क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, तो हम उसके सामने लिखेंगे स्त्रीलिंग। अभिवादन, अभिवादन किया जाता है तो मेल की जो फीलिंग्स आ रही है तो हम इसको लिखेंगे पुल्लिंग। व्यक्तित्व, इंसान का व्यक्तित्व अच्छा होता है, व्यक्तित्व अच्छी नहीं होता। अच्छे अगर आता तो वो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन व्यक्तित्व हम जब भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलते हैं व्यक्तित्व अच्छा है। अच्छा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेल के लिए, तो पुल्लिंग हम लिखेंगे। आंख, आंख दुखती है, आंख फड़कती है। ती आ रहा है यानी वो फीमेल है, इसलिए हम उसके लिए सामने लिखेंगे स्त्रीलिंग। तो हमने लिखा है इस तरह से पूरा जवाब। इसके अंदर एक और खास बात ध्यान रखना कि बच्चों को पता चल जाता है कि दृष्टि स्त्रीलिंग है, अभिवादन जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन हजरत को लिखते ही नहीं आता है। मैडम लिख ही नहीं पाते कि स्त्रीलिंग कैसे लिखते हैं और पुल्लिंग कैसे लिखते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग भी इसकी याद अच्छे से रखना। स्त्रीलिंग में देखो दूसरी पहली विलांटी है, दूसरी विलांटी है, और लिंग के अंदर दूसरी विलांटी है। पुल्लिंग के अंदर देखो विलांटी जो है तो छोटे ल के पहले आती है ना, फिर आधा ल, फिर पूरा ल, और लास्ट में ग और ऊपर अनुस्वार। ये लिखना जरूरी होता है, वरना वो क्या लिखता है सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, तो नंबर कट जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है 2 नंबर के लिए हमको क्या सौमत पूछा जाता है। यहाँ पर सौमत दिया हुआ है, शारीरिक स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, हमारी जो हालत है, खुदा ने हमको जो सेहत दिया है वो क्या है? हमारी दौलत है। 1000 नेमतों से बढ़कर है हमारी दौलत, सेहत हमारे पास जो अल्लाह ने हमको दिया है। तो इस पर हमको 25 से 30 शब्दों में हमको लिखना है इस पर जवाब। अब 25 से 30 या अलग 3 लाइन बड़ी मुश्किल से हो जाती है अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम 1-1.5 लाइन बढ़ाकर लिख देंगे, 4, 4.5, 5 लाइन लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है हम इधर से भी हाशिया खींचते हैं और राइट साइड से भी हाशिया खींचते हैं, जिसमें से बड़ी मुश्किल से 5-6 वर्ड बैठते हैं, वो एक लाइन नहीं कहलाती। इसलिए हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, 4-5 लाइन लिखेंगे। तो खैर इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखते हैं। पहले सवाल नंबर हम डालेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम शारीरिक स्वास्थ्य ही सच्ची संपत्ति है। पहले हमने इकरार कर दिया कि हाँ, हमारी जो जिस्मानी सेहत है वो सच्ची दौलत है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिल रहता है। यदि हम नियमित व्यायाम और संतुलित आहार ले, अगरचे हम रोजाना एक्सरसाइज करें और बैलेंस डाइट ले, तो जीवन सुखी बनता है। हमारा जीवन कैसा होता है? सुखी हो जाता है। अगर हमारा जिस्म ही लागिर है, कमजोर है, बीमारियों का खजाना है, तो हमारा जीवन कैसा? सुखी नहीं, दुखी हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा होने पर हम अपने सभी कार्य पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो है वो हमारा पहले पैराग्राफ पर गद्यांश पर जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब यहां से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। और ये पैराग्राफ किस सबक से लिया हुआ है जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसके अनुसार हमें पहला प्रश्न पूछा हुआ है, कारण लिखिए, इन्हीं वजूहात लिखना है। और उसमें सबसे पहला प्रश्न है, पानी का अशुद्ध होना। पानी क्यों अशुद्ध होता है? पानी क्यों आलूदा हो जाता है? उसकी वजूहात लिखना है और उसका जवाब देखो इस पैराग्राफ में यहां पर मिलेगा। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, 1। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है, 2। ये दोनों जवाबात लिखना है हमें, 1 नंबर हमें, 2 नंबर हमें मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल था। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन यानी एक वचन, अनेक वचन,
वाहिद जमा, अगर अनेक वचन है तो उसे एक वचन, अब बीमारियां अनेक वचन है तो इसको हम एक वचन कर देंगे बीमारी। नदी एक वचन है, उसे हम अनेक वचन कर देंगे नदिया। नदिया में चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, याद रखना बच्चे पढ़ते हैं विलोम शब्द और उनको समझ भी जाता है कि ये अपोजिट वर्ड होते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं। पढ़ते कुछ है और लिखते कुछ है और समझते हमने सही लिख कर आया, तो ये गलती मत करना। शहर का अपोजिट क्या होगा? गांव होगा। भीतर का, भीतर यानी अंदर, और बाहर, इसका अपोजिट होगा बाहर। उसके बाद फिर हमको 2 नंबर का सौमत पूछा हुआ है। जल ही जीवन है, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि 8 साल में जितने सारे सौमत पूछे हुए हैं उसी को बस अच्छी तरह से पढ़कर जाइए, समझ कर जाइए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह 99% उसी में से रिपीट होगा। अब यहाँ पर जल ही जीवन है, ये 2 बार रिपीट हुआ है, यानी हमारा पानी जो है वो हमारी जिंदगी है। इस पर 25 से 30 शब्दों में हमें क्या करना है? उत्तर लिखना है। 25 से 30 शब्द यानी 3 से 4 लाइन हम लिखेंगे। अब क्या लिख सकते हैं? हजारों जवाबात हो सकते हैं, बस आपको अटेंड करना है, छोड़कर नहीं आना है। अब अपने तौर से मैं लिख के बता रहा हूं। जल ही जीवन है, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए पानी बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे जुमले बनाना है, लंबे चौड़े जुमले बनाकर कुछ फायदा नहीं है। जहां गलती होने के चांसेस है वहां छोटे छोटे जुमले बना लीजिए। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। हमें पीने, नहाने, खेती और सफाई के लिए जल चाहिए, इसलिए हमें पानी की बचत करनी चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। एकदम सिंपल भाषा में हमने लिखा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी और बहुत ऊंचा सोच नहीं रखना है। जो हम अपने मामूलात में आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वही। 2 पद्यांश हमने सॉल्व कर लिए हैं, गद्य हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी सबक सॉल्व कर लिए। अब 2 नज़में आती है, उसमें से पहली नज़म हिस्सा 2 के अंदर जिसे पद्य विभाग कहते हैं, एक नज़म आपकी कितने नंबर की रहेगी? 4 नंबर की। अब ये नज़म है। अब यहाँ पर पैराग्राफ में पहला सवाल दिया हुआ है, एक 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। आपका उत्तर कैसे रहना चाहिए? 1 या 2 शब्द, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन नहीं होना चाहिए। इसका मंसूबा सफल हो गया। अब किसका मंसूबा सफल हो गया? यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। तो किसका? सागर का, यानी समंदर का। इसने श्रृंगार किया, इसने मेकअप किया। श्रृंगार करना यानी मेकअप करना, श्रृंगार करना यानी मेकअप करना। तो किसने किया? यहाँ पर दिया हुआ है धरती ने, धरती ने मेकअप किया। सौंधी सौंधी सी सुगंध इससे बोली। ये जो सौंधी सुगंध है किससे बोल रही थी? तो यहाँ पर रिपीट किया हुआ है, माटी से बोली, यानी मिट्टी से बोली। हम लिख देंगे मिट्टी से बोली। पावस का मधुमास यह बढ़ाता है। जो बारिश है, वर्षा ऋतु है, वो क्या बढ़ाता है? तो यहाँ पर उसका जवाब दिया हुआ है, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता है, उम्मीद और भरोसा बढ़ाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। अंतिम यानी आखिर और प्रथम यानी पहली। तो यहाँ पर अंतिम किया हुआ है, अंतिम 4 लाइन कौन सी है? ये वाला, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी टिटोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इसका भावार्थ और सरल अर्थ हम लिखेंगे इस अंदाज में। अच्छा, जिन लोगों ने भावार्थ नहीं पढ़ा है, सरल अर्थ नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप मेरे वेबसाइट पर जाइए, वहां से तमाम नज़मों का खुलासा डाउनलोड कीजिए। आसान भाषा में मैंने सभी नज़मों का खुलासा, सरल अर्थ यानी भावार्थ लिख चुका हूं, उसको पढ़िए और समझिए। हिंदी में है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और आप या तो कमेंट कीजिए, अगर आपको नहीं मिला तो कमेंट कीजिए, 1 घंटे में इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। वो लिंक पर जाइए, वहां से सरल अर्थ को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। उसका जवाब इस तरह से लिखेंगे हम। ये पंक्तियां सौंधी सुगंध इस कविता से ली गई है। इस कविता में कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि पावस का मधुमास यानी वर्षा ऋतु पेड़ों पर फूल खिलाता है, धरती को सजाता है एवं संवारता है। यह वर्षा ऋतु मानव के मन में आस विश्वास बढ़ा देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, आपने एक वीडियो में आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि यदि अगर किसी बच्चे को हिंदी में भावार्थ लिखने में तकलीफ चली जाती है तो कुछ फिक्स वर्ड है, अगर हमने वो मसाला इस्तेमाल किया अपने जवाबों के अंदर तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमको ज्यादा नंबर मिले।
अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं वो फिक्स वर्ड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको भेज दूंगा। उसके बाद दूसरी कविता यहाँ पर दी हुई है, अति सुहद श्यामजू से ली हुई कविता है। पिछले सालों के पेपर से कुछ ना कुछ वो उठाता है, तकरीबन 40% तो उठाता ही है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि आप क्या करो, पिछले साल के पेपर जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि पूछता है। और अगर आपके पास पिछले साल के पेपर नहीं है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है या डिस्क्रिप्शन में देखना है, वहां से मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। तो आपको पूरे 8 साल के पेपर की PDF और प्लस उसके सॉल्यूशन भी आपको वहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कविता पर सबसे पहला प्रश्न पूछा हुआ है, कृष्ण का निरंतर गुणगान करने वाले। कृष्ण जो देवता है उसका कौन लगातार जिक्र करता था, यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए, हमें 4 नंबर लिखना है। तो कृष्ण का गुणगान कौन करता है, यहाँ पर 5वीं लाइन में, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। निरंतर गावे यानी मुसलसल गाते रहते थे। कौन भाई, तो 4 बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। पहले में लिखेंगे शेष, गणेश, महेश और दिनेश। आगे भी है सुरेश, लेकिन 5वां बॉक्स यहाँ पर है नहीं, 4 काफी है। उसके बाद हमें सरल अर्थ पूछा गया है यहाँ पर 2 नंबर के लिए। प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। पहले क्या लिखा हुआ था, अंतिम, आप बोल रहे हैं प्रथम यानी पहले, और 2 ही पंक्तियों का लिखना है। क्या है, सोहत चंदवा सिर मोर को तैसी सुंदर पाक कसी है, वैजिए गोरज भाल विराजत जैसी ही है बनमाल रसी है। इस तरह से मैं लिखूंगा। एक जवाब तो आपके सामने आ रहा है, दूसरा जवाब मैं आपको बना के बता रहा हूं। देखो मसाला कैसे डालना है कि प्रस्तुत पंक्तियां अति सुहद श्यामजू इस कविता से ली गई है। अब कविता का नाम नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कविता से ली गई है, जिस कविता में कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है, और वो इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, यहां तक मसाला है, तकरीबन 1.5-2 लाइन का बनता है, काफी है, उतना बढ़ गया तो उसके आगे हम लिखेंगे कि कवि कहना चाहता है कि कृष्ण की जो सिर पर चोटी है वो चांद की तरह लग रही है, और उनकी जो पगड़ी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, जो अच्छी तरह से कसी हुई है। और वो कह रहे हैं उनके जिस्म पर जो वनमाला है, उन्होंने वनमाला पहना है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है और गाय की तरह सुंदर नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह से आम शब्दों में हम उसे लिख लेंगे। अब तीसरा विभाग यहां से हम शुरू करेंगे भाषा अध्ययन का। ये यहाँ पर व्याकरण होता है। एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरे व्याकरण पर डिस्कस किया हुआ हूँ, आपको लिस्ट बताया हुआ हूँ, वो भी वीडियो आप जरूर देख कर जाइए। पूरा एक ही वीडियो के अंदर पूरा ग्रामर जो है वो रिवाइज हो जाता है। पहला प्रश्न है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। यानी 4 लफ्ज हमें दिए हुए, इसमें से जो एक सही है वो उठाकर हमें अपने आंसर शीट में लिख देना है, 3 जो गलत है उसे छोड़ देना है। अब इसमें से दृष्टि कौन सी सही है, 2nd नंबर की जो दृष्टि है वो सही लिखी हुई है, हम लिखेंगे दृष्टि, और दूसरे नंबर पर लिखी हुई बुद्धि, तीसरे नंबर की जो बुद्धि है वो सही है। इस बुद्धि को हम अपने आंसर शीट में लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी 1-2 दिए हुए हैं, दोनों में से एक करना है, लेकिन आपको दोनों कर लेना है। क्यों, क्योंकि एक आधा गलत आ गया तो दूसरे में वो कवर हो जाना चाहिए। के कारण ये इस्तेमाल करना है, दानिश के कारण मेरी जान बच गई। जहां पर आपने इस्तेमाल किया के कारण, उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे आप। हाय को इस्तेमाल करना है, हाय ये मजबूरी मुझे ले डूबी। हाय का इस्तेमाल जब भी आप इसमें अधिबोधक चिन्ह के साथ इस्तेमाल करते हैं वो शुरुआत में आता है, बच्चे बीच में इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत तरीका है। उसके बाद संधि से प्रश्न पूछा हुआ है। संधि के 15-20 उसूल है, उसको याद करने की बजाय आप पिछले 8 सालों के पेपर, उसमें जो संधि शब्द दिए हुए वो, गाइड में जो दिए हुए वो, और किताब में जो दिए हुए हैं वो शब्द को आप रिवाइज कर लीजिए, उसी में से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दिया अहम और कार, संधि विच्छेद किया हुआ है, संधि शब्द क्या होगा, अहंकार होगा। अब यहाँ पर म आया है और यहाँ पर क आया है, ठीक है। यहाँ पर क आने की वजह से क्या हुआ, वो व्यंजन संधि हो गया। म के आगे क्या है, अ है, यहाँ पर अ और क की वजह से वो व्यंजन संधि हो गया। उमेश का हम संधि विच्छेद करेंगे, उमा और ईश, और ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। हालांकि दोनों में से एक करना है, लेकिन आपको दोनों करना पड़ेगा। उसके बाद का इसी विभाग के अंदर प्रश्न है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए।
यानी क्या करना है, यहाँ पर दो हमें मुहावरे दिए हुए हैं, ये दोनों में से एक का मुहावरा इस अंडरलाइन जगह पर इस्तेमाल करके दोबारा लिखना है। अब सवाल क्या है, समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के फेरे लगाने लगे। अब फेरे लगाने लगे, इस पर कौन सा फिट होता है, चक्कर काटना या डेरा लगाना। डेरा लगाना यानी एक जगह जमा हो जाना, और चक्कर काटना यानी घूमना। तो हम कैसे करेंगे, समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगे। ठीक है, अथवा यानी या, दोनों में से आपको एक करना है। अगर वो नहीं आई, ये तो सबसे आसान ही जो भी हमने किया है। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर आपको ये करना रहेगा तो इसका अर्थ भी लिखना रहेगा और वाक्य में प्रयोग भी करना रहेगा। अंक में भरना, अंक में भरना यानी गले लगा लेना, इसका इस्तेमाल करेंगे। कई दिनों के बाद अपने छोटे बच्चे को देखकर मां ने उसे अंक में भर लिया। काल भेद पहचानना तथा काल परिवर्तन करना। काल पहचानना है और परिवर्तन करना है। पहचानना यानी पहचानना, परिवर्तन यानी बदलना। अब यहां पर है काल भेद पहचानिए। सवाल दिया हुआ है, कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। कौन सा है भाई, यह है सामान्य भूतकाल। कोने में रखे बक्से की ओर बढ़ गया, सामान्य भूतकाल है। अब दूसरा प्रश्न है, यहां पर परिवर्तन करने के लिए दिया हुआ है, इनाम तो मैंने तुझे दिया। इसको परिवर्तन करना कहां पर है, सामान्य भविष्यकाल में। तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे, इनाम तो मैंने तुझे दिया होगा, या फिर इनाम तो मैं तुझे दूंगा। यह हो गया सामान्य भविष्यकाल। अब दूसरा है, वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा है। इसे अपूर्ण भूतकाल में तब्दील करना है, परिवर्तन करना है। अब यहां पर वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ है काटना है और वहां पर था लगा देना है, तो हमें पूरा भूतकाल हो जाएगा। अभी क्यों हो रहा है, इसका एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने बना चुका हूं यार, उस पर आप देख लो, हर चीज मौजूद है, बस आपकी मेहनत की जरूरत है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। रहा रही कहाँ आता है, अपूर्ण में आता है। जब भी कहीं पर रहा रही रहे हो जा रहे आ गया, समझ लो वो अपूर्ण है, ये ज़ैली जमाना हो गया। और है या था की वजह से क्या हो गया, है की वजह से वर्तमान में चला जाता है, था की वजह से वो कहाँ चला गया, भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल के लिए यहाँ पर हमने था इस्तेमाल किया, तो पूरा जुमला ऐसे बन गया, वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। अब उसके बाद का वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। वाक्य के भेद पहचानना है, यानी जुमलों की किस्में पहचानना है या जुमलों को चेंज करना है, तब्दील करना है। पहला सवाल है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। क्लियर कट बोला हुआ है कि रचना के आधार पर। भाई यहाँ पर रचना के आधार पर आपको पहचानना है। रचना के आधार पर तीन ही किस्में हैं। कौन सा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं, ये सरल वाक्य है, हम लिख देंगे डायरेक्ट सरल वाक्य। फिर हम बोलेंगे निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है हमें। प्रश्नार्थक वाक्य, चित्रकला का माध्यम आपने चुना। तो हम यहाँ बनाएंगे, चित्रकला का माध्यम आपने क्यों चुना, और सवालिया निशान लगा देंगे हम। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर बन गया, 1 नंबर हमको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद पत्र लेखन शुरू होता है भाई। पत्र लेखन, यहां पर आप अच्छी तरह से ये बात याद रखेंगे कि से आने वाला पहला पता, से पहले आने वाला पता हमेशा प्रेषक का होता है जो लास्ट में आता है, और को से पहले आने वाला पता हमेशा प्रति का होता है जो ऊपर आता है। कीजिए, गांधी चौक सांगली से अरुण अरुणा तिवारी। अब से यहां पर आया है, से पहले आने वाला पता हमेशा प्रेषक का होता है। तो जो गांधी चौक सांगली से लिख रहा है अरुण या अरुणा, ये प्रेषक हो गया यानी नीचे आएगा। अब व्यवस्थापक वसुधा औषधि भंडार अप्पा बाड़वन चौक पुणे, को, यहाँ पर को आया है, को से पहले वाला एड्रेस किसका होगा, प्रति का होगा। वीपी पी द्वारा घरेलू औषधियां मंगवाते हुए पत्र लिखता है, लिखती है। 2 लोग है इसके अंदर, एक अरुणा है या और दवाइयां मंगा रहा है वीपी पी सर्विस से। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, जिस दिन आपका पेपर रहा उस दिन की दिनांक हम डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रति। अब प्रति में किसका, सामने वाला का एड्रेस आएगा। और मैंने कहा कि को जो है उससे पहले आने वाला जो पता है वो हमेशा प्रति का होता है, तो को यहाँ पर है, और इससे पहला एड्रेस देखो कहाँ से है, यहाँ से शुरू हो रहा है। व्यवस्थापक वसुधा औषधि भंडार
अप्पा बाड़वन चौक, पुणे। ये एड्रेस हमने लिख दिया प्रति का। अब इसमें विषय आता है, औपचारिक पत्र है, तो विषय हम लिखेंगे, क्या विषय? वीपीपी द्वारा घरेलू औषधियां मंगवाने हेतु। जैसे कि वैसे लाइन उठा के मैंने यहां पर डाल दिया। महोदय, कौमा, सविनय निवेदन है कि, अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं शॉर्ट में। सविनय निवेदन है कि मुझे आपकी दुकान से कुछ घरेलू औषधियां मंगवानी है। कृपया वीपीपी द्वारा निम्नलिखित औषधियां भेजने की व्यवस्था करें। आप बोल रहे हैं कि हमको जरूरत है दवाइयों की और आप इस सर्विस से हमें दवाइयां भेज दो। अब जब दवाई मंगवानी की है तो किस चीज की मंगवानी है उसकी लिस्ट भी हमें बनाना है। तो 2-4 नाम हम डाल देंगे। सर्दी जुकाम की दवा 2 शीशी, दर्द निवारण तेल 1 बोतल, खांसी की सिरप 2 बोतल, मलहम 1 डिब्बी। बस 2-4 ही डालना है, ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाना है। पार्सल प्राप्त होने पर भुगतान कर दूंगा, यानी पार्सल जैसी मिलेगा हमें, हम इसका पैसा दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद, आपका भवदीय। यहाँ पर आपका नम्र भी लिख सकते हैं, आपका विश्वासु भी लिख सकते हैं। जो याद आया वो तो लिख दो, वो सब इसमें फिट हो जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा फिट जो हो रहा है वो भवदीय हो रहा है, ठीक है। और कौन लिख रहा है? अरुण तिवारी। मैंने कहा था से पहले आने वाला पता हमेशा प्रेषक का होता है। से पहले कौन है? ये गांधी चौक सांगली है। कौन रहता है गांधी चौक सांगली में? अरुण और अरुणा रहती है, तो हम लिखेंगे अरुण तिवारी, गांधी चौक सांगली। अब यहाँ पर और एक ध्यान में रखने की बात यह है कि लास्ट वाला ईमेल जो है वो लिखना हमारे लिए कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अरुण तिवारी @gmail.com। ये ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहानी लेखन हमें करना है। सबसे पहली बात तो कहानी समझ लो, इजी वर्ड्स में दिया हुआ हूँ। पता तो चलना चाहिए कि इस बेस पर कौन सी कहानी बन रही है, कैसी कहानी बन रही है। जब भी हम कहानी लिखेंगे सबसे पहले नए पेज से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जिस पर आधा नंबर है, एकता का बल। एक गांव में पीने के पानी की बहुत समस्या थी। लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था, जिससे सब परेशान थे। गांव में समस्या पर चर्चा करने के लिए सभा का आयोजन किया गया। सभा में सबने मिलकर श्रमदान करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन केवल एक आदमी काम पर आया। वो अकेले ही तालाब की खुदाई करने लगा। उसे देखकर धीरे धीरे एक एक कर गांव के लोग भी आने लगे। कुछ ही दिनों में सारा गांव श्रमदान में जुट गया। सबने मिलकर मेहनत की, तालाब की खुदाई पूरी कर ली। बरसात के दिनों में जमकर बारिश हुई। यह है श्रमदान यानी मेहनत करना। तालाब पानी से भर गया और गांव की पानी की समस्या दूर हो गई। सीख, गांव और एकता और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। अब हम लिखेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत आसान प्रश्न होता है। अगर कहानी या फिर विज्ञापन लेखन दोनों में अगर चूज करने के लिए अगर आपको आया तो मैं तो आपसे कहूंगा कि विज्ञापन लेखन चूज कीजिए। कहानी में क्या होता है, लंबा ज्यादा लिखना पड़ता है, प्लस ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, विज्ञापन लेखन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन दोनों में से एक करना है। बीच में अथवा लिखा हुआ है। अब ये जो विज्ञापन लेखन है, एटीएम कार्ड जो रहता है ना, एटीएम सेंटर, वहाँ पर हमको एक सुरक्षा रक्षक यानी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। उसके लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ये रिपीट हो सकता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्पेशली कटिंग करके यहाँ पर डाला हूँ। इस सवाल का जवाब इस तरह से बनेगा। इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से देख कर जाओ। इसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। 4 नंबर के लिए आता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न इस पत्र का है, वो निबंध लेखन है। ठीक है। अब निबंध लेखन में 2 हमारे पास दिए हुए रहते हैं निबंध लेखन, और उसमें से हमें 2 में से 1 लिखना होता है, दोनों नहीं लिखना होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विज्ञान के चमत्कार और बेरोजगार की आत्मकथा। तो हम दोनों को भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं हिंदी में निबंध नहीं लिख पाऊंगा, तो मेरा एक वीडियो आप जरूर देख ले। मुझे कमेंट करो कि सर मुझे आत्मकथा वाला निबंध फिक्स वर्डिंग वाला भेज दो, तो मैं आपको भेज दूंगा। क्या करना रहेगा, आपको पूरा सेम टू सेम याद रखना रहेगा, जैसे हमने मराठी में किया है वैसे 2 जगह चेंज करके आपको हिंदी में जैसा के वैसा लिख देना है।
ठीक है, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो हिंदी नहीं लिख पाते हैं, है ना। इसी तरह पत्र का भी है फिक्स वर्डिंग। अगर हिंदी में आपको पत्र नहीं लिखना आता है तो फिक्स वर्डिंग याद कर लो, कुछ जगह चेंज करके आपका पत्र रेडी हो जाता है। खैर, ये बात समझ में आ गई। अब हम निबंध लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम विज्ञान के चमत्कार, ऊपर हेडिंग अच्छी डालेंगे। हेडिंग और कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। हेडिंग बड़ी होनी चाहिए बनिस्बत कंटेंट से, और कंटेंट में हम पैराग्राफ बनाएंगे 2, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 बना लेंगे, ठीक है। और विज्ञान के चमत्कार अब लिखना शुरू करेंगे हम। मैं आपको मतलब ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, जो मुश्किल लफ्ज़ रहेंगे वो अचानक समझा दूंगा। विज्ञान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विज्ञान ने मानव जीवन को आसान और सुखद बना दिया है। आज हम बिजली, पंखा, मोबाइल और कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ये सब विज्ञान की देन है। आप देख रहे होंगे कि मैं इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। ज़्यादा लंबे चौड़े हार्ड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख सकते तो लिखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के चांसेस है, तो ये सोचो कि हमको सिंपल और स्वीट और छोटे छोटे जुमले बनाना है। आगे हम लिख रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई दवाइयाँ और मशीनें बनी हैं। बीमारियों का इलाज अब पहले से आसान हो गया है। यातायात के साधन जैसे रेल, बस और हवाई जहाज़ भी विज्ञान की देन है। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे दुनिया की खबरें जान सकते हैं। आगे हम लिख रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ, विज्ञान ने खेती में भी नई तकनीकें दी है जिससे फसल अधिक होती है। हालांकि विज्ञान का गलत उपयोग हानिकारक हो सकता है, यानी नुकसानदेह हो सकता है गलत इस्तेमाल। इसलिए हमें विज्ञान का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। अब वैल्यूअर को, पेपर चेकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा लिख दो लास्ट में कि भाई इसने हाँ लिखा है कुछ। विज्ञान वास्तव में मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, और उसको इन्वर्टेड कॉमा दे दो, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। भाई वो भी इंसान है, ठीक है, उसको जितना इम्प्रेस करेंगे आप उतना अच्छे मार्क्स पाओगे। बेरोजगार की आत्मकथा। मेरा नाम नेहा है। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किलों से मुझे लाया। उन्होंने सपना देखा था कि एक दिन मैं अफसर बनूंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। मैंने शहर जाकर वकालत की पढ़ाई की, फिर प्रतियोगी में परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। हर दिन सुबह से रात तक पढ़ती रही अपने सपनों का साकार करने के लिए। लेकिन जब डिग्री मिली और परीक्षा भी पास की, तब भी नौकरी नहीं मिली। हर जगह अनुभव मांगा जाता, लेकिन नौकरी ही नहीं मिली तो अनुभव कहाँ से लाऊं? कई बार इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करी जाती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कुछ लोगों ने कहा, शादी कर लो, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? घर की हालत खराब होने लगी। सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम शुरू किया ताकि माँ बाबूजी की मदद कर सकूं। कभी कभी रात को चुपके से रो लेती हूँ, लेकिन सुबह फिर से हिम्मत जुटाती हूँ। मैं जानती हूँ ये सफर आसान नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, हर उस लड़की का है जो अपने पंख फैलाना चाहती है, लेकिन समाज की दीवारें उसे रोकती है। एक दिन मैं जरूर उड़ान भरूंगी और दुनिया को दिखाऊंगी एक बेरोजगार लड़की भी अपने मेहनत से इतिहास लिख सकती है। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपका नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।